हमारे मध्य हमारी अति स्नेही जयंती दीदी आ गए हैं। ओम शांति। हम सभी के बीच में एक डिवाइन एंजल, एक स्पिरिचुअल लीडर, जिनको अपने बचपन में ही स्पिरिचुअल लीडर का टाइटल मिल गया था और बचपन से लेकर के अभी तक आपने अपने उस कर्तव्य को कायम रखा है। मैं टाइटल नहीं कहूँगी, लेकिन ये कर्तव्य है जिसको आप बखूबी निभा रहे हैं। आप वर्तमान समय हमारे बीच में एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन के रूप में है, लेकिन आदरणीय दीदी हैज़ बीन द ब्रिज बिटवीन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, द इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड लीडर. शी हैज़ पुट स्पिरिचुअलिटी ऑन टेबल ऑफ ग्लोबल लीडरशिप, यूनाइटेड नेशंस. आप इस संस्था को यूनाइटेड नेशंस तक पहुंचाने वाले, और यूनाइटेड नेशंस में जो ब्रह्मा कुमारीज का परमानेंट ऑफिस है जिनेवा में, वहाँ पे यू आर रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन सिंस 1982. आपके लीडरशिप में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हुए हैं. वास्तव में दादी जानकी और सभी दादियाँ जो कि इस इंस्टीट्यूशन के पिलर्स रहे हैं, फाउंडेशंस रहे हैं, उनके सानिध्य में आपको अपना पूरा जीवन बिताने का सौभाग्य मिला और उनकी शिक्षाएं, उनकी डिविनिटी हम आपके जीवन में देख पाते हैं. और अधिक समय ना लेते हुए, बातों की आवश्यकता नहीं, शब्दों की आवश्यकता नहीं, आपकी पर्सनालिटी ही आपके ऊंच विचारों को दर्शाती है. तो ऐसे दीदी को हम अपने बीच में पाकर के बहुत बहुत हर्षवत महसूस कर रहे हैं. और दीदी का वेलकम करने के लिए सिर्फ शब्द ही काफ़ी नहीं है, पुष्प भी हमारे बीच में. आप बहुत सारे चैतन्य पुष्प अपने साथ पुष्प गुच्छ लेकर के आए हैं. तो मैं आमंत्रित करती हूँ एक एक करके, आप सभी कृपया मंच पर आकर के अपने हृदय के उद्गार दीदी के प्रति पुष्पों के द्वारा अर्पित कर सकते हैं. सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहूँगी श्रीमती शीला काकड़े जी. शी इज़ द पेट्रन एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस. आप मुंबई से आए हैं हमारे बीच में. इसके साथ साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगी ब्रदर प्रभास प्रियदर्शी एंड रश्मि प्रियदर्शी फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. आप सभी यहाँ से भी आ सकते हैं गुलदस्ता देने के लिए और यहाँ से वापस भी जा सकते हैं. इसके ब्रदर प्रभास प्रियदर्शी एंड रश्मि प्रियदर्शी फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ब्रदर प्रवीण कुमार पुरवर जी और उनके युगल CMD ऑफ BSNL. ब्रदर रोशन तामक जी, CEO of DCM Shriram. Brother Roshan Tamak, CEO of DCM Shriram. Brother Amit Bansal, Director of Software Technology Parks of India, Ministry of Electronics and IT. Mr. Sunil Kapoor, RTD DIG in BSF. आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी आदरणीय दीदी का स्वागत करने आए हैं. हम सब करतल ध्वनि से आपका भी स्वागत है और दीदी का भी स्वागत है. ब्रदर करण कपूर मेजर, डॉक्टर ज्योति एसोसिएट डायरेक्टर एंड यूरोलॉजिस्ट इन मेदांता हॉस्पिटल. Sister Rachna, Director of ENCO.
Sister Tripti Tiwari, Principal of My Public School. Okay, Sister Tripti Tiwari, now she is associated with Narayana Group of Schools. Dr. Tarun, Associate Director of Radiology and Nuclear Medicine from Medanta. आप रचना बहन है डायरेक्टर एनको से. डॉक्टर तरुण, इफ यू आर हेयर. ओके. ब्रदर महेंद्र सिंघी जी एंड चंद्रा सिंघी जी, आप डायरेक्टर हैं डालमिया सीमेंट के. यू आर ऑल्सो क्लाइमेट एंड हैप्पीनेस वर्कर. एंड सिस्टर चंद्रा सिंघी जी सोशल वर्कर हैं. Sister Renu Vadava, Director, Dyna Aircon Private Limited. Brother C.A. Pradeep Ji, who is the coordinator of Heartfulness Institute of Ghaziabad. Brother Charanjot Singh, Vice President of ICAI. Brother Nikhil Agrawal ji, Chairman of Gurgaon Chapter of ICMAI and Company Secretary of Rights Limited. Sister Ruby Rajvanshi and Brother Neeraj Rajvanshi ji, former Director of Hatch Industry. Sister Sujaya Krishnan ji. Brother Rajiv Jain ji and Karuna Jain ji, DG Ministry of Information and Broadcasting. Dr. Roop Singh Bhai, an eminent doctor, consultant, corporate trainer, author. यदि और भी कोई आए हैं अपने दिल के उद्गार देना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं. सुनील कुलहरी जी, सुनील कुलहरी जी हमारे बीच में मौजूद हैं. वेलकम ब्रदर. आप सभी का हमारे बीच में बहुत बहुत स्वागत है. ना केवल आप जिन्होंने आकर के स्वागत किया, लेकिन हम सभी जो यहाँ पे बहुत दूर दूर से आए हैं और इस अवसर का पूरा लाभ उठाने आए हैं. तो अभी अधिक विलंब ना करते हुए आदरणीय जयंती दीदी से अनुरोध करते हैं कि आज के इस विषय पर, जिसके लिए हम सभी, पूरी देश, पूरी दुनिया चाहती है कि एक पॉजिटिव चेंज आए हमारे जीवन में, लेकिन कितना सहज है ये बड़ा परिवर्तन लाना. आदरणीय दीदी के निजी अनुभवों से, थ्रू अ पर्सनल एक्सपीरियंस एंड अ जर्नी ऑफ मोर देन 60 years ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आज हम ये जानने वाले हैं. आदरणीय जयंती दीदी जी. ओम शांति. मुझे बहुत खुशी है कि आप सब यहाँ ओम शांति रिट्रीट सेंटर में आए हैं. कोई है जो पहले बारी यहाँ आए हैं? अच्छा, वेरी गुड. मुझे विश्वास है कि आप अच्छा अनुभव लेके जाएंगे, और जो इससे पूर्व भी आ चुके हैं, आपका भी स्वागत. मैं याद कर रही थी कि 1988 में UN के कहने से हम लोगों ने एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, अप्रैल 88, और उसका नाम था ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड. तो उसमें थीम यही थी कि आप भविष्य के लिए क्या सोचते हैं, क्या चेंज लाने चाहते हैं. तो हम छोटे छोटे ग्रुप्स में पहले सबको बिठाते थे, 6 people, 8 people,
और उनको 3 प्रश्न देते थे। खुद पहले साइलेंस में विजुअलाइज करें और फिर आपस में वो लेन देन करें। एक प्रश्न था, आपके लिए वो भविष्य संसार पॉजिटिव रीति से क्या नज़र आता? हाउ डू यू सी अ बेटर वर्ल्ड इन द फ्यूचर? और दूसरा, हाउ डू यू सी रिलेशनशिप्स इन दैट बेटर वर्ल्ड? और तीसरा था, हाउ डू यू सी योरसेल्फ इन दैट बेटर वर्ल्ड? बाकी एक गोल्डन रूल रखा था जिसमें उनको ये कहा गया था, जो भी आप कहते हो आपको पॉजिटिव लैंग्वेज यूज़ करनी होंगी। सिंपल बात है। आपको आश्चर्य लगेगा कि कई बारी ग्रुप्स को 20 मिनट 30 मिनट लगते थे अपनी भाषा को परिवर्तन करने में। मानो कि कहते थे, आई सी अ वर्ल्ड विदाउट वॉर। उसका पॉजिटिव क्या है? अ वर्ल्ड ऑफ पीस। परंतु ये छोटा सा परिवर्तन करने में उनको टाइम लगता था, परंतु एक बारी उसको चेंज कर लिया फिर तो बहुत अच्छी अच्छी बातें निकली। परंतु और एक आश्चर्य की बात ये थी कि प्रोजेक्ट 128 कंट्रीज़ में पहुंचा। हालांकि हमारे आश्रम उस समय 60 देशों में थे, 80s की बात है। परंतु मानो जैसे जॉर्डन है, इज़राइल है, उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया। उन्हों के उत्तर और उन्हों के उत्तर सेम थे। और न सिर्फ उन्हों के उत्तर, परंतु विश्व भर में 182 countries, 28 countries at that time represented all countries that had a population of over 1 million. उसके बाद में तो नक्शा विश्व का बदलता गया और एक देश युगोस्लाविया का 5 टुकड़ा हो गया। इस तरह से खेल चलता रहा है। परंतु उस समय हर देश में जहाँ पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा थी, ये प्रोजेक्ट वहाँ पहुँचा। जैसे कि ब्राज़ील में शूशाइन बॉयज़ ने भी किया, फिलीपींस में लेपर कॉलोनीज़ वालों ने किया, किंग ऑफ स्पेन, क्वीन ऑफ स्पेन इसमें भाग लिया, प्रिंस चार्ल्स ने मैसेज भेजा। तो इस तरह से हर सोसाइटी के लेवल में बहुत इंटरेस्ट रहा कि हम अपना विजन बताएं फॉर अ बेटर वर्ल्ड। और फिर सबके तरफ से मैं एक शब्द में बता सकती हूँ कि उन्हों के जो विचार आए और हम लोगों ने 6 मास लगाए। 40 लोग सारे विश्व के लोग थे, क्योंकि जो भी आते थे अपनी अपनी भाषा में लिखत आती थी या कुछ और चीज़ें होती थी, तो उसको सारा सॉर्ट करने में, कलेक्ट करने में 6 मास लग गया 40 लोगों को। हम आबू में ये काम बैठ करके किया। तो एक शब्द में मैं बता सकती हूँ कि बेटर वर्ल्ड के लिए क्या उन्होंने सोचा। वैल्यूज़। हमने सोचा कुछ नई इन्वेंशंस बताएंगे, कुछ क्रिएटिविटी की कुछ अजीब बातें बताएंगे, परंतु क्रिएटिव चीज़ें आई, परंतु इन आर्ट एंड सॉन्ग एंड डांस एंड म्यूज़िक वो सब कुछ आया, परंतु वैल्यूज़ का ही सब तरफ से सेम विजन आया। इज़राइल, जॉर्डन दोनों का वैल्यूज़ का कनेक्शन था। चाहे विश्व के लिए वैल्यूज़, चाहे स्वयं के लिए वैल्यूज़, चाहे संबंध में भी वैल्यूज़, हर बात में वैल्यूज़ की बातें आती रही। और हम उन्हों को एक और बात कहते थे, जब आपने अपना विजन बताया है विश्व के लिए, संबंध के लिए, खुद के लिए, अभी आप ये बताओ कि एक प्रैक्टिकल स्टेप आज आप क्या उठा सकते हो टू मेक दैट विजन अ रियलिटी। वो भी बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग आंसर्स आए।
जैसे कि एथेंस में एक परिवार ने आपस में किया। हम हमेशा लोगों को कहते थे या तो कोई स्थान पर करो, या तो हम अरेंज करेंगे, या तो आप अपने घर में, अपने स्कूल में, जहाँ पर भी प्रोजेक्ट इज़ वेरी सिंपल, आप लोग कर सकते। तो एक परिवार ने एथेंस में ये किया और उन्हों का विजन था हैप्पियर फैमिली। तो कौन सा कदम उठाएंगे जिससे वो बात स्पष्ट प्रैक्टिकल हो सके। तो उन्होंने डिसाइड किया आपस में टुगेदर, एक कमरा हम ऐसा बनाएंगे विच इज़ नो कंप्लेंट्स जोन। आप सोचो कि एक कमरा ऐसे आप अपने घर में रखो तो कुछ फ़र्क हो सकता, अवश्य ही कुछ फ़र्क हो सकता। तो उन्होंने ये प्रैक्टिकल करके दिया। फिर एक यूके में परिवार, एक संगठन था, कम्युनिटी। तो उस कम्युनिटी वालों ने सोचा कि जो हमारे पास एक छोटी सी रिवर बहती है, थोड़ा सा ही पानी उसमें है, तो लोग उसमें कचरा डालते जाते थे। तो हम हर मास उस छोटी सी रिवर को हम क्लीन करेंगे और क्लीन रखेंगे। एक बारी क्लीन करना फील करें, परंतु ये सोचे कि हाँ, ये मुझे कुछ होमवर्क करना है अपने लिए, जिस होमवर्क से कुछ परिवर्तन हो सके। जब मैं छोटी थी तो ये शब्द सुनने को मिलता था, A tiger never changes its stripes, a leopard never changes its spots। मतलब कि जैसे जन्म है वैसे अंत तक वो ही कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी चलती रहेंगी। लेपर्ड्स एंड टाइगर्स की तो बात छोड़ो, परंतु मानव जैसे जन्म लेता है और जिस घर ये जाने की तैयारी होती, तो उसमें तो बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं फिजिकल हिसाब से। उनमें तो स्ट्राइप्स और स्पॉट्स तो लास्ट तक रहते, परंतु न हमारे बाल सेम होते, न हमारे दांत सेम होती, न हमारी आंखें सेम होती, कुछ भी फिजिकल हिसाब से तो सेम नहीं रहता। समय अनुसार सब परिवर्तित होता जाता। परंतु कुछ समय पहले, मे बी 20-30 ईयर्स अगो, जब से साइंस ने ब्रेन की बहुत रिसर्च की, तो उस हिसाब से वो कहते हैं कि जो पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर है वो हाँ 7 वर्ष की आयु तक कुछ कुछ तो सेट हो जाते हैं, परंतु ऐसे नहीं है कि वो सदा के लिए चलेंगे। उस पर भी कोई यदि चेंज करने चाहे, चेंज अवश्य कर सकते। ब्रेन हैज़ प्लास्टिसिटी, वो चेंज करना संभव है। तो साइंस हमको सपोर्ट देती है स्पिरिचुअलिटी के विचार से कि यदि किसके मन में संकल्प होता है कि मुझे इस बात का परिवर्तन करना है, अवश्य वो अपने परिवर्तन की बात को हाथ में उठाए, उस पर ध्यान देवे, तो ज़रूर वो परिवर्तन हो ही जाता। कोई भी आदत को देखो, कई है जो कहते हैं कि ये फलानी आदत मैंने बहुत इस पर अटेंशन दिया है, 5 बारी 6 बारी मैंने इस बात से छूटने की कोशिश की है, परंतु नहीं छूटता, तो भी तो मैंने गिव अप किया है, शायद ये सदा काल के लिए मेरे साथ रहेंगे। परंतु ये देखा गया है कि जो भी मेडिटेशन शुरू करता वो इस तरह से चलता जिसमें बहुत हार्ड वर्क नहीं है, परंतु बुद्धि में कोई रियलाइजेशन होती, तो उस रियलाइजेशन के आधार से वो सहज ही उस बात का परिवर्तन हो जाता। आजकल आशा दीदी ने ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से और कुछ मेडिकल टीम के साथ, गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया था पिछले वर्ष, नशा मुक्त कैंपेन। तो उसमें हमारे पास जो लोग आते हैं, हम उनको कहते नहीं है ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो,
परंतु 3 दिन के बाद, 1 मास के बाद, कि उसको जल्दी होता कि उसको थोड़ा टाइम लगता, परंतु वो आकर के बताती हैं कि मेरी ये आदत छूट गई। एक बहन ने आकर के कहा कुछ समय पहले, क्योंकि आजकल तो स्मोकिंग का तो बहुत विदेश में तो प्रचार है कि किस रीति से उसका नुकसान होता, और पैसिव स्मोकिंग भी जो घर पे चलती है, बच्चों के ऊपर क्या असर होता, वो भी बहुत सारा रिसर्च हो चुका। तो कई बातों के कारण से कईयों ने तो ये आदत छोड़ दी है, परंतु कुछ समय पहले ऐसी बात नहीं थी। तो एक माता आई और 3 दिन के बाद कहा कि मुझे खुशखबरी सुनानी है, कोर्स करते। तब तक आत्मा परमात्मा मेडिटेशन का कोर्स हो चुका था। तो मैंने कहा बताओ, मुझे भी खुशी है कि आप अच्छा समाचार बताएंगे। तो कहती है कि मैंने जेब से पैकेट निकाला और पता नहीं कैसे मुझे विचार आया, मैंने डायलॉग करा उसके साथ, सिगरेट पैकेट के साथ। मैंने सिगरेट पैकेट से पूछा, हु इज़ मोर पावरफुल, आर यू मोर पावरफुल और एम आई मोर पावरफुल? और जैसे ही वो संकल्प उठा, मैंने उस पैकेट को फेंक दिया। तो अपनी बुद्धि के ऊपर होता, जिस घड़ी कोई बात की रियलाइजेशन आती, तो ये तो मानो कि एक्सटर्नल एडिक्शंस की बातें हैं। परंतु और कई होंगे जो कहेंगे कि बचपन से स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, ड्रग्स, ये कुछ भी मैंने हाथ नहीं लगाया। और कोई ज़माना ऐसा था जो बच्चों की पालना ही उस तरह से होती थी और टेलीविज़न का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। आज कितना भी माँ बाप कोशिश करे बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, परंतु हो नहीं पाता, क्योंकि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस बहुत ही ज़्यादा है। चाहे वो इंटरनेट का, कुछ पता ही नहीं चलता क्या क्या बच्चे देखते हैं, और साथ साथ टेलीविज़न का। तो ये एडवर्टाइजिंग, चलो आप टेलीविज़न ना भी देखो, सब तरफ आप घूमते रहो एडवर्टाइजिंग। तो जो ये चेंजेस आई है, जिसमें बहुत सारी इंटरनल एडिक्शंस आ गई है, सब्सटेंस एडिक्शंस इज आउटसाइड, परंतु इंटरनल एडिक्शंस, आपको मालूम है इंटरनल एडिक्शंस क्या होती हैं? आप थोड़ा विचार करेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा। जो हमारी हैबिट्स है, हम जैसे कहेंगे कि आदत पड़ गई है जोश करने की, आवाज़ थोड़ा लाउड होता, बढ़ता बढ़ता बहुत लाउड हो जाता, आदत हो गई है। कोई कहता है मेरी आवाज़ एनीवे इतनी लाउड और करकदार है, परंतु आप उसको वॉल्यूम को डाउन भी कर सकते हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये है इनर एडिक्शंस, जिससे मनुष्य इतना समझते नहीं है कि यदि मुझे जीवन को और पॉजिटिव बनाना है, या मुझे अपने जीवन में कुछ और आगे करना है, या मुझे विश्व को कुछ कंट्रीब्यूशन करनी है पॉजिटिव ढंग से, वो इन बातों पर कम सोचते होंगे कि हमें इन विकारों पर, ये जो हमारी आदतें पड़ गई है, हम कहेंगे लोभ नहीं है, परंतु हम शॉपिंग करने जाएंगे तो वैसे कुछ मुझे चाहिए भी नहीं, मैं कहती हूँ सिर्फ मैं देखने के लिए जा रही हूँ, हाथ खाली आएंगे? प्रोबेबली नॉट, कुछ न कुछ ज़रूर खरीद करके ही आएंगे, तो मन में संतुष्टता होंगी। आजकल एक शब्द निकला है, यहाँ भी होगा, रिटेल थेरेपी। कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड है, शॉपिंग करने जाओ तो वो 1 घंटा 2 घंटा रिटेल थेरेपी से उसकी स्पिरिट्स थोड़ी ठीक बनती, और उसको मना करो कि नहीं जाओ शॉपिंग तो उसकी स्थिति और बिगड़ती।
तो ये जो परमात्मा हमें बताते हैं कि ये इंटरनल चेंजेस बहुत ही आवश्यक है, जिस आधार पर फिर जो वैल्यूज़ हर आत्मा के अंदर है वो फिर से प्रकट हो सके, जीवन में यूज़ हो सके। तो मेरा जीवन भी अ बेटर पर्सन इस जीवन में भविष्य देख लेंगे, परंतु आज इस जीवन में जो पॉजिटिव चेंजेस मैं लाने चाहती हूँ वो मैं कर पाएंगी। और न सिर्फ मेरे अंदर पॉजिटिव चेंजेस से फ़ायदा मुझे होता, परंतु आज एक भाई कह रहा था कि मेरा परिवार खुश होता है जब मैं यहाँ आता हूँ। मैंने कहा, क्योंकि मैंने पूछा कि आप अकेले आए हो, आपका परिवार क्या फील करता? तो कहता वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि मेरे परिवर्तन से उन्हों को प्राप्ति हो रही है। तो मेरे परिवर्तन से फैमिली को भी प्राप्ति, परंतु साथ ही साथ अनेक आत्माओं को जिनों के संग में हम आते हैं उन्हों के ऊपर भी पॉजिटिव प्रभाव पड़ता। एक छोटी सी कहानी है हार्वर्ड समर स्कूल की। तो एक व्यक्ति जिसने उसमें भाग लिया था, उस पर फिर उसने बुक भी लिखा था। तो वो मुझे अपना अनुभव और बुक का अनुभव बता रहा था। तो कहता है कि मैं वहाँ पर गया विद एन ओपन माइंड टू लर्न। तो उन्होंने क्या किया था, एक गेम रखा था जिसमें साधारण लोग नहीं थे, अच्छे बड़े बड़े लोग थे, परंतु उनको 6 का ग्रुप्स बना करके दिया था और उसमें उनको टास्क दिया था बिल्ड अ बेटर सिटी। और उसमें एक कम्युनिटी चेस्ट भी था और एक को सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी भी दिया था कि आप जितना आप कर सके आप बहुत सुंदर शहर बनाओ इस बजट से। तो उन्होंने देखा कि कम्युनिटी चेस्ट में जनरली सब लोग 10% डालते थे, जो पहले मिला उसमें से 10। तो उन्होंने एक एक्टर को प्लांट किया ग्रुप के अंदर और उसको बोला गया था कि तुम 20% ज़रूर डालो। तो उसने 20% डाला। तो 5 और लोगों ने देखा। तो फिर जो नेक्स्ट सेशन आया जिसमें वो 5 ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ बैठे थे, उन्होंने भी फिर 20% डाला। 3rd ग्रुप तक पहुँचे, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, 3rd ग्रुप तक पहुँचे। तो सभी जो 2nd ग्रुप वालों के प्रभाव में आए और जो पहले वाले थे, एक ने 20% डाला। तो कहने का हार्वर्ड स्कूल वालों का था कि एक व्यक्ति कुछ अच्छा काम करता, उसका 125 लोगों पर इम्पैक्ट होता। कितनी सिंपल बात है। एक आप जो बैठे हैं, आपका प्रभाव तो शायद मोर देन 125 तक पड़ सकता। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जिस फैमिली में आप हो, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ आजकल जब सब भाई बहन इकट्ठे होकर के अपने चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन को इकट्ठा करती हैं, 150 तक भी पहुंच जाता है। तो एक का हज़ारों पर भी प्रभाव हो सकता, एक का 1 लाख तक भी प्रभाव पड़ सकता, परंतु एक साधारण व्यक्ति का भी कम से कम 125 तक प्रभाव पड़ सकता। तो आप सोचो कि यदि मैं अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करती हूँ, कितने लोगों का उद्धार हो सकता। तो डेफिनेटली पॉजिटिव चेंज से, और वो ये बातें सिंपल है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसको बैठ करके स्टडी करके फ़िलॉसफ़ी की डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है, परंतु ये प्रैक्टिकल जीवन की बातें हैं। यदि हम अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देवें
और हम पॉजिटिव चेंज लाते हैं तो फिर उसका हमारे जीवन में उसकी खुशी, उसकी शक्ति बहुत अच्छी तरह से काम करती, परंतु अन्य आत्माओं को भी उसका फ़ायदा हो सकता। तो पॉजिटिव चेंज संभव है। और जब से ब्रह्मा कुमारी संस्था शुरू हुई है, हमने देखा है कि परिवार पर तो बहुत इम्पैक्ट होता, परंतु साथ ही साथ जो लोग काम करते हैं, जिसके साथ हम काम करते हैं या कोई संस्था में हम सेवा करते हैं, उस एक व्यक्ति का उन सब पर भी प्रभाव बहुत अच्छी तरह से पॉजिटिव रीति से पड़ सकता। तो यदि हम चाहते हैं कि भविष्य संसार का अच्छा बने तो खुद से हम शुरू करें। लेट मी बी द चेंज आई वुड लाइक टू सी इन द वर्ल्ड। तो यदि मैं पहला कदम उठाएंगे तो अनेक और आत्माओं को भी प्रेरणा मिलेंगी कि दिस इज पॉसिबल। आप सोचो, एक व्यक्ति को साक्षात्कार हुआ, एक नई दुनिया आने वाली है जिसमें हर एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ व्यवहार करेंगे, हर एक के साथ रिस्पेक्ट के साथ व्यवहार करेंगे। ये सब कुछ उसको साक्षात्कार में देखने को मिला। मैं किसकी कहानी सुना रही हूँ? दादा लेखराज की, जिस समय पहले वो ज्ञान में नहीं थे, परंतु उसकी जीवन एनीवे बहुत ज्ञानी योगी थी ही। भक्ति की बहुत उसमें श्रद्धा भावना थी, परंतु जब उनको ये साक्षात्कार हुआ एक नए संसार का, तो उसको साथ साथ ये संकल्प आया कि मुझे निमित्त बनना है ऐसे कार्य के लिए। तो वो संकल्प जो था उस पर बहुत विचार किया कि ये कैसे संभव है। फिर उसने रियलाइज़ किया कि एजुकेशन के द्वारा सब कुछ हो सकता, क्योंकि एजुकेशन जब होता, एक्सटर्नल एजुकेशन से भी उस व्यक्ति की प्रगति होती, परिवार के भी सोशल अपवर्ड असेंट होता, समाज के लिए भी फ़ायदा होता हर प्रकार से। परंतु जब स्पिरिचुअल एजुकेशन होती तो स्पिरिचुअल एजुकेशन से भी जब बुद्धि का परिवर्तन होता, एक नया दृष्टिकोण, एक नई वृत्ति पैदा होती, तो आप सोचो कि नया संसार भी बन सकता। तो बाबा ने शुरू ही ये कार्य किया उसी विचार से कि स्पिरिचुअल एजुकेशन से हम ऐसे अच्छा संसार, बेटर संसार बना सकते। तो हम तो उस समय कहते थे बेटर वर्ल्ड, परंतु भारत में तो हम कह सकते हैं सतयुग, क्योंकि बेटर वर्ल्ड किस प्रकार से, अब कलयुग चल रहा, परंतु कलयुग के बाद कौन सा युग फिर आएगा? क्या वापस चक्री चलेंगे और हम द्वापर में जाएंगे? द्वापर में तो नहीं जाना, उसमें तो बैकवर्ड बातें बहुत चलती थी। तो कहाँ जाएंगे? फॉरवर्ड जाएंगे। फॉरवर्ड कैसे जाएंगे? कहाँ जाएंगे? कलयुग से फॉरवर्ड आप जाओ, कहाँ पहुँचेंगे? सतयुग, सतयुग में पहुँचेंगे। तो सतयुग में जाना है तो उसकी क्या तैयारी करनी है? अपने अंदर का परिवर्तन करना है, क्योंकि अच्छे संसार के लिए अच्छे क्वालिटीज़ चाहिए। उसमें मानव के अंदर जो अच्छी क्वालिटीज़ आती है, बहुत सारा परिवर्तन हो सकता। आप सोचो कि जिस घड़ी, अभी आशा दीदी से भी उन्होंने यही प्रश्न पूछा, 17 का ग्रुप आया हुआ था इज़राइल से, आबू में, और मैं समझती यहाँ शायद 15 पहुँचे, 2 जल्दी चले गए थे। परंतु उन्होंने, एक बहन ने आबू में मेरे से ये प्रश्न पूछा, और फिर यहाँ पर मैंने सुना दीदी से भी वही प्रश्न पूछा कि ये तो स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि एक एक को भाई भाई की दृष्टि से देखो। भारत में हम कहते भी हैं कि
विश्व एक है, विश्व परिवार एक है। तो ये जो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है, कहती है कि वो उसको शायद 15-20 वर्ष हुए हैं राजयोग की स्टडी करते, क्लासेस में आते। तो कहती ये मैं प्रैक्टिस करती थी और मुझे अच्छा भी लगता था, परंतु अब कोई ऐसा व्यक्ति मेरे सामने आता तो मेरे मन में प्रश्न होता कि क्या ये टेररिस्ट तो नहीं है। तो मैं टेररिस्ट को भी किस दृष्टि से देखूं, कैसे मैं उसके लिए सोचूं कि ये आत्मा है। तो मैंने उस समय यही कहा कि आप उस व्यक्ति को उस रूप से नहीं देखो कि कर्म क्या किया है या क्या हो रहा है, और उस व्यक्ति का उसमें दोष है या नहीं है ये भी तो मालूम नहीं है। ये तो इमेजिनेशन है कि वो भी ऐसे कुछ कर सकता, परंतु आपकी उसके प्रति भाई की दृष्टि होंगी। क्यों? क्योंकि वही आत्मा अनादि अविनाशी आत्मा है, और वही आत्मा यदि आपके द्वारा उसको गुड वाइब्रेशंस मिलेंगे तो उसके मन में भी कुछ अच्छी भावनाएं आ सकती। आपकी दृष्टि में उसके प्रति घृणा भावना होंगी तो फिर वो वाइब्रेशंस उसको क्या करेंगे, और ही वो हिंसक वृत्ति को यदि उसके अंदर है उसको और बढ़ाते जाएंगे। परंतु आपकी शुभ भावना और उसके प्रति भाई की दृष्टि होंगी तो उसके मन में वो शीतलता के वाइब्रेशंस आएंगे, वो शांति के वाइब्रेशंस पहुंचेंगे। तो अभी तुम्हारा काम क्या है, अपनी वृत्ति को चेंज करके, दृष्टि को चेंज करके उस आत्मा को भी मदद करना। परंतु उसने उस समय भी कहा इट्स गोइंग टू टेक सम प्रैक्टिस। तो यहाँ भी आपको ऐसे ही कुछ कहा होगा, परंतु सही बात है, ये बातें जल्दी नहीं चेंज होती। कारण मानो कि कोई मेरे अंदर क्रोध की आदत है, कब से है? बचपन से ही होंगी यूजुअली। यहाँ बचपन में यदि कोई ऐसी सिचुएशन ना भी आई हो जो उसको डील करनी पड़ी हो, परंतु फिर टीनेज ईयर्स या थोड़ा और एडल्ट लाइफ में वो जो निकली है, परंतु वो जो संस्कार है कब का है? हो सकता है एक जन्म का है, हो सकता है अनेक जन्मों का है। तो एक दिन के मेडिटेशन से तो नहीं चेंज होता, कुछ टाइम मुझे ध्यान देना पड़ेगा तो फिर वो आदत चेंज हो सकती। परंतु चेंज इज़ पॉसिबल। और यदि मैं ये भावना रखूं और मैं अपने सामने वो नक्शा रखूं कि मैं वो सत्व प्रधान आत्मा थी, क्योंकि कोई भी चीज़ होती नहीं होती तो बिल्कुल स्पार्कलिंग। बच्चा होता तो उसका जो स्किन है कितना सॉफ्ट, कितना टेंडर होता। 10 वर्ष के बाद तब तक खूब उसने खेला है, क्रिकेट खेला है, फुटबॉल खेला है, उसके हाथ पाँव को देखो, जैसे बेबी था वो सॉफ्ट थोड़ी होंगे। तो आत्मा की भी जो जर्नी है, सत्व प्रधान थे परंतु आज तमो प्रधान बने हैं। परंतु हम सदा तमो प्रधान तो नहीं थे। यदि सदा हम तमो प्रधान होते तो मन में उमंग ही नहीं आता कि मुझे शांति धारण करके शांत स्वरूप बनना है या मुझे सत्यता के मार्ग पर चलना है, ये संकल्प ही नहीं आता। परंतु आज यदि आप यहाँ बैठे हो और आपके पास ये संकल्प है कि मुझे अपने जीवन में कुछ सुधार लाना है, कुछ शांति धारण करना है, कुछ रिस्पेक्ट को और बढ़ाना है, कुछ और गहराई से सत्यता को समझना है, ये सब निशानियाँ हैं कि आप कौन है। आप थे सत्व प्रधान आत्माएं, परंतु जर्नी करते करते बच्चा सारा दिन खेल पाल करके रात्रि को घर आता है
उसकी क्या हालत होती। परंतु माँ उसको अच्छी तरह से नहा करके दिल को सुंदर फ्रेश बना लेती। तो परमात्मा भी देखते हैं कि ये मेरे बच्चे सतयुग में कितना सुंदर बगीचे में बहुत आराम से रहते थे, और यही बच्चे खेलते 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 अब कलयुग के अंत तक आकर पहुँचे हैं। तो कुछ हालत ही और है। परंतु परमात्मा को माता पिता कहते, तो माता के रूप में बड़े प्यार से, बाप ने भी शायद बच्चों को कभी नहलाया होगा, आई डोंट नो, किन किनों को ये संकल्प आया होगा कि आई शुड ऑल्सो शेयर दिस जॉय, क्योंकि एक जॉय होता है बच्चों को के अपब्रिंगिंग में। तो माता हो बाप हो कैसे भी, परंतु प्यार से भगवान परिवर्तन हमारा चाहते हैं और हमें बताते भी हैं कि कैसे परिवर्तन हो, परंतु साथ साथ उसमें हमें हर प्रकार से मदद करते, शक्ति भी देते, प्यार भी देते, हिम्मत भी देते, परंतु कदम कदम पर हमें राह दिखाते कि कैसे हम अपने अंदर पॉजिटिव चेंज ला सकें, ताकि फिर से मैं आत्मा उस सतो प्रधान स्थिति तक पहुंचूं। और सारा विश्व तो सतो प्रधान बने न बने, माइनॉरिटी भी यदि क्रिटिकल मैस तक पहुंचती है, क्रिटिकल मैस से फिर औरों पर भी वो प्रभाव आ जाता। तो हम ये न सोचे कि संसार इतना बड़ा है, इतने बिलियंस है, कैसे सब चेंज होंगे। नहीं, पहले मुझे अपने को देखना है, और फिर जो हमारे संग वाले हैं उन्हों के अंदर परिवर्तन होगा तो विश्व का भी हो जाएगा। बर्फ़ जिस समय जमती है, सारा ट्रे नहीं इकट्ठा जम जाता है पानी का, एक क्रिस्टल यहाँ, एक क्रिस्टल यहाँ, एक क्रिस्टल यहाँ। फिर जब क्रिटिकल मैस होता है क्रिस्टल्स का, फिर सारी ट्रे जम जाती, फिर एक 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 क्रिस्टल की बात नहीं है, फिर टोटल जम जाता। तो इसी तरह से भगवान भी कहता है कि ये न सोचो कि वो करे तो मैं करूँगा, नहीं, मुझे जो करना है मैं अब करूँ। कब करेंगे? नहीं, अब करना है। तो सतयुग कितना समय में आएगा? बहुत जल्दी आ सकता। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी का फॉर ब्रिंगिंग दैट होप। सतयुग बहुत दूर नहीं, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ आवर ट्रांसफॉर्मेशन एंड वी बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट क्रिटिकल मास। लेकिन दीदी ने जो कुछ भी बताया वो उनकी पर्सनल जर्नी, और वो जर्नी इतनी यूनिवर्सली इतने लोगों ने अडॉप्ट की है। आई वुड लाइक टू शेयर, आप में से सबको पता होगा ब्रह्मा कुमारीज के जो हमारे सेंटर्स हैं इन ओवर 100 कंट्रीज़। सो ये सपना, ये सोच जो दीदी ने शेयर की है, ये सिर्फ हमारी सोच नहीं है, सिर्फ ब्रह्मा कुमारीज की सोच नहीं है, सिर्फ एक किसी ग्रुप ऑफ पीपल की सोच नहीं है, ये वर्ल्ड की डिमांड है। इतने कंट्रीज़ ने अगर इस सोच को अपनाया है तो ज़रूर ये सबके दिलों की आवाज़ है। और इस आवाज़ को प्रैक्टिकल में लाने के लिए परमात्मा ने हमें एक बहुत शक्तिशाली टूल दिया है, राजयोग मेडिटेशन। जिस राजयोग मेडिटेशन को आदरणीय दीदी ने हमारी दादियाँ, दादी प्रकाश मणि, दादी जानकी के साथ मिलकर के इतने देशों तक फैलाया है। तो अभी मैं अनुरोध करना चाहूँगी दीदी से कि अगर आप हमें भी आज यहाँ इस सुंदर शांत वातावरण में इसका अनुभव कराएं। लेकिन उसके पहले आपके मन में अगर कोई प्रश्न आ रहा है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, जैसे दीदी ने बताया पर्सनल एक एक का ट्रांसफॉर्मेशन, तो अगर आप में से किसी के अंदर भी कोई प्रश्न है तो आज सिर्फ सुनने का दिन नहीं है,
आज अपने मन के उन सभी प्रश्नों का उत्तर भी प्राप्त करने का दिन है, तो आप पूछ सकते हैं, माइक आप तक पहुंचाया जाएगा। अगर आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहे। डॉक्टर ज्योति कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? Om Shanti. Didi, I'm connected with the organization for the last 4 years. I have one question. When I go to my workplace, I'm a neurologist in Medanta Hospital, and I keep wishing and hoping that the people around me or the colleagues of mine will also come on this pathway, or at least understand what a spiritual world is. When and how that will happen? जो हमारे नज़दीक वाले होते वो हमारे जीवन को देखते हैं, हमारे चेहरों को देखते हैं। चेहरा और चलन, इन दो बातों पर मेरा इंटरनल अटेंशन होगा तो वो चेहरे पर और चलन में नजर आएगा। तो आप अपनी जर्नी पर चलते रहो। आपकी खुशी देख करके, आपकी स्टेबिलिटी देख करके वो दिन आएगा जो आपसे पूछेंगे कि हमारे को तो बहुत स्ट्रेस है और आप भी इसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, परंतु आपके चेहरे से कोई स्ट्रेस नज़र नहीं आती। तो फिर वो आप उन्हों को बता सकेंगे कि आप भी मेडिटेशन सीखो। तो वो होगा ज़रूर। थैंक यू। वहाँ पीछे से कोई, आप थोड़ा सा अगर आगे आ जाएं ब्रदर, तो माइक आप तक इजीली पहुँच जाएगा। ओम शांति। मेरा नाम ब्रजेश कुंतल है। मेरा एक अनुभव है, हम धरती की सबसे पुरातन संस्कृति हैं, सबसे समृद्ध संस्कृति हैं, और ऐसा लगता है कि दुनिया में जितनी संस्कृति, मजहब, मत, पंथ, संप्रदाय हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं। तो क्या कारण है कि सर्वगुण संपन्न होते हुए भी पिछले 250 साल में भारत के 8 टुकड़े हो गए? और एक कारण जो हम ये कह रहे हैं कि संपूर्ण संसार ही अच्छा हो जाएगा, सतयुग आएगा, तो इसमें लगभग 130-135 करोड़ हिंदू है। 800 करोड़ में से 350 करोड़ लोग ऐसे हैं जो नास्तिक हैं, किसी धर्म में, मत, संप्रदाय में नहीं मानते हैं। कुछ ईसाई हैं, कुछ मुसलमान हैं। मैंने ऐसा सुना है कि मुसलमान और ईसाई और हिंदुओं में 2 बातों का मूल अंतर है। पहला कि हिंदू पुनर्जन्म में यकीन करते हैं, मुसलमान और ईसाई पुनर्जन्म में यकीन नहीं करते। यदि पुनर्जन्म में यकीन है नहीं तो पाप करने से डरना क्यों? मैंने किसी से 5 लाख लिया तो मैं उसको लौटाऊंगा क्यों? मैंने मर्डर करने से डरना क्यों? हिंदू तो डरेगा, मुसलमान ईसाई नहीं डरेगा। दूसरी चीज, इस धरती की आधी आबादी महिला है, और बिना महिला के ये सतयुग आना संभव नहीं है जब तक वहां संस्कार और वैल्यूज नहीं आएंगी। मुसलमान और ईसाई ऐसा मानते हैं कि महिला के अंदर आत्मा का वास होता ही नहीं है, और इसके अनेक उदाहरण हैं। तो इसमें मुझे थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहिए। धन्यवाद। जो मैंने स्टैटिस्टिक देखी है वो ये मुझे बताती है कि 85% विश्व की आत्माएं भगवान या कोई हायर बीइंग में विश्वास करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का भी बहुत अंतर हो सकता, परंतु हाँ ये बात सही है कि एक मुख्य फर्क हिंदू और सब धर्मों, हिंदू बुद्धिस्ट दोनों पुनर्जन्म को मानते हैं और बाकी और नहीं मानते हैं। परंतु जैसे मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि सारा विश्व इन बातों को स्वीकार करे, परंतु जो आत्माएं स्वीकार करती है उन्हों के परिवर्तन से युग परिवर्तन अवश्य ही होगा। और वैसे तो फिलॉसफी इसमें थोड़ी इंटरेस्टिंग है, परंतु थोड़ा डिटेल है। तो आप जब भी कब आपको समय हो और आप ये कोर्स यहाँ करने चाहते हैं, और ये तो आप जानते हैं कि अपनी सब कोर्सेज फ्री होते, तो आप जब भी कुछ समय निकाल करके कोर्स करेंगे
तो ये परिवर्तन का जो युग है जिसमें आज हम गुजर रहे हैं, जिसको हम कहेंगे संगम युग है, तो इस परिवर्तन के युग में दोनों बातें आकर के मीट करती है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव। तभी इतना उथल पाथल हो रहा है संसार में, परंतु वो चेंजेस कैसे होंगी, क्या होगा, आपको निमंत्रण है, आप आकर के कभी समझने की कोशिश करना। थैंक यू। दीदी, सर्वप्रथम आपका धन्यवाद कि आपने बहुत ही सारगर्भित रूप से सारा सब्जेक्ट एक्सप्लेन किया। मेरा प्रश्न ये है कि दो सर्कल्स होते हैं, सर्कल ऑफ कंट्रोल एंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जो पॉजिटिव चेंज है उसको बड़े स्केल पे इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे क्विकली करें। सर्कल ऑफ कंट्रोल तो ठीक है, आदमी के इंडिविजुअल बस की बात है, आदमी अपना प्रैक्टिस कर सकता है, अपने आप में चेंज कर सकता है, बट द क्वेश्चन इज हाउ क्विकली वी कैन चेंज एंड इंस्टीट्यूशनलाइज चेंज फॉर पॉजिटिव इम्पैक्ट। एक कल्चर क्रिएट करना होता तो कोई भी संस्था के अंदर एक कल्चर होता, चाहे वो कॉर्पोरेट संस्था हो, चाहे वो और कोई इंस्टीट्यूशन हो। तो यदि एक छोटा सा ग्रुप भी होता जिसके अंदर ये भावना होती कि हमको पॉजिटिव चेंज करनी है, हमको उस पवित्रता की शक्ति को धारण करना है, तो हम कहेंगे कि थोड़े से भी लोगों से वो बड़े स्केल पर परिवर्तन आ सकता। ब्रह्मा कुमारीज के 40 वर्ष के अंदर जब दादी जानकी 1974 में आई, उससे पहले 2 स्थानों पर सेंटर स्थापन हुए थे, लंदन एंड हांगकांग। इन 4 years इट वाज ओनली 2 centers। परंतु दादी के आने से कुछ उसके अंदर परमात्मा प्रति जो बहुत गहरी भावना थी कि जो मुझे प्राप्ति हुई है परमात्मा के द्वारा, अन्य आत्माओं को भी वो प्राप्ति हो। बहुत उसके अंदर ये तीव्र इच्छा थी कि सब मनुष्य आत्माओं को सुख शांति का परमात्मा से वर्षा प्राप्त होना चाहिए। तो दादी के विदेश में 40 वर्ष रहते 110 कंट्रीज में सेंटर स्थापन हो गए। बहुत कम कॉर्पोरेशंस होंगे जिन्होंने 40 years में 110 कंट्रीज में एक्सपेंशन की हो, राइट? तो ब्रह्मा बाबा ने, जो मैं कहानी पहले भी थोड़ा सुना रही थी, परंतु एक व्यक्ति ने ये सोचा कि स्पिरिचुअल एजुकेशन से परिवर्तन हो, और उसने ये भी सोचा कि माताओं को आगे रखा जाए। तो आज भी आप देखते हो कि अपने भाई भी बहुत प्यार से बहुत मेहनत करते हैं, योगी जीवन बिता रही हैं, परंतु वो भी चाहते हैं कि बहनों का लीडरशिप हो। तो वो भी परंपरा चला आ रहा है अब। तो इसी तरह से जब एक व्यक्ति थोड़े समय के अंदर इतना सारा कार्य कर सकता, तो आप सोच सकते हैं कि जिसके अंदर वो प्योरिटी की भावना होती, परमात्मा के लिए लगन है, अन्य आत्माओं को भी उसका इम्पैक्ट हो सकता। One last question, Hanji. माइक वहां चला गया। ओम शांति। जयंती दीदी को प्रणाम। मेरा नाम महेंद्र सिंह ही है, दिल्ली से आया हूं मैं जस्ट इस संबंधी कोशिश कर रहा था कि जब हम कोई आत्मा से, किसी पर्सन से मिलते हैं या उनके बारे में बात करते हैं, तो कई बार हमारा जो ध्यान है उनकी नेगेटिव क्वालिटीज पे ज्यादा चला जाता है, पॉजिटिव पे नहीं जाता। जबकि हो सकता है कि उनमें 80% पॉजिटिव क्वालिटी हो, 20% नेगेटिव क्वालिटी हो। अगर हम खाली 80% को देखें तो हमें शायद वो देवता स्वरूप लगेंगे, लेकिन ज़्यादा बात, ज़्यादा कंसंट्रेशन, और उसी से हम कंक्लूड कर जाते हैं। तो मैं इसको कई बार कहता हूँ कि ये आर्ट ऑफ ओवर लुकिंग है। तो आर्ट ऑफ ओवर लुकिंग को कैसे सीखा जाए, ये एक आपसे मार्गदर्शन चाहिए। और दूसरा, मैं पूरे ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि जिसमें ब्रह्मा बाबा ने इतने दशकों पहले एक ये सोचा कि कैसे महिलाएं, कैसे वुमेन
पूरे संसार को लीड करे, तो आज आप देखेंगे तो पूरे भारत में ही बात हो रही है, खासकर कि आज वुमेन एम्पावरमेंट हो, जिससे कि भारत आगे बढ़ सके। तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। जी, तो ये एक कलयुग में सबकी आदत हो गई है। तो जैसे पहले भी बात निकलती थी कि क्रिटिकल नेचर भी एक आदत हो गई है, वो भी एक एडिक्शन है। ऑटोमेटिकली नेगेटिव सोच चलता, ऑटोमेटिकली हम पॉजिटिव बात सोचें, ऐसे नहीं होता। बच्चा स्कूल से लेट आता, तुरंत संकल्प चलता कि व्हाट्स हैपेंड। ये नहीं सोचती कि बच्चा थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ आराम से बैठ करके बातें कर रहा है, घर पहुंच जाएगा। नहीं, हमेशा नेगेटिव संकल्प आएगा, क्योंकि कलयुग है और कलयुग में ऐसी बातें होती है। तो ये जान करके एक एक को अपने ऊपर वो पुशारत, हमारे कहने से कोई नहीं करता, परंतु मैं करके दिखाऊं और मैं खुद करूं, तो फिर पहले तो मुझे फ़ायदा होगा, परंतु और भी उस बात को नोट ज़रूर करेंगे कि पहले तो ये हमेशा फॉल्ट फाइंड करती थी, अभी उसका वो गुणों का वर्णन कर रही है, उनकी अच्छाई की बातें कर रही है। पीपल नोटिस ऑल दिस, तो लेट मी स्टार्ट विथ माई सेल्फ, फिर औरों के ऊपर भी वो प्रभाव पड़ता जाएगा। और हाँ, ये बात बहुत सही है कि एक तरफ भारत में तो देवियों शक्तियों की इतने मिलेनिया से पूजा हो रही है, परंतु रियल लाइफ में कुछ सिचुएशन अलग ही थी। परंतु अभी ये अवेयरनेस आती जा रही है। एक बहुत अच्छा सेइंग है दूसरे कल्चर का, द स्काई इज हेल्ड अप बाय हाफ द पॉपुलेशन। तो आधा पॉपुलेशन स्काई को भी उठा के रखा है। तो आधा पॉपुलेशन तो कर रहा है, परंतु द अदर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑल्सो होल्डिंग द स्काई। तो आकाश जो चल रहा है उसमें दोनों की आवश्यकता है, परंतु जिन्हों को नई चांस मिला है, अब जो परिवर्तन का युग चल रहा है उसमें माताएं कई फील्ड्स में आगे बढ़ती जा रही हैं। मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और जैसे कि दीदी ने कहा भी था कि इन सभी बातों को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इनको प्रैक्टिस में लाया जाए, इन पे और गहराई से सोचा जाए। और ये सारी ही बातें आप कभी भी समय निकाल करके हमारे ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स पे जा कर के, या यहाँ पे इस रिट्रीट सेंटर पे जो राजयोग की नॉलेज है उसको आप समझ करके अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, तो ये सारी बातें आपको संभव होती हुई अपने जीवन में और संसार में भी नज़र आएंगी। और दीदी से अनुरोध करती हूँ कि उसकी छोटी सी एक झलकी अभी अगर हमें दीदी दिला सके राजयोग मेडिटेशन की, तो हम सभी उसको अभी अनुभव कर सकते हैं। अभी म्यूजिक की आवश्यकता नहीं है, मैं वैसे ही कमेंट्री करेंगी। जैसे आप इतना शांति से प्रेम से बैठे रहे हैं, अभी भी ऐसे ही बैठे। आपको ऐसे नहीं कहेंगे कि आप फ्लोर पर बैठो या कुछ और पोस्चर पर, जस्ट रिलैक्स। परंतु दोनों पांव धरती पर होंगे तो बैक स्ट्रेट होंगी, थोड़ा बॉडी बैलेंस्ड रहेगा। और आप आंखें खोल के रखें, चाहे आंखें बंद करें, वॉट एवर इज़ योर चॉइस। वैसे राजयोग में हम ये प्रैक्टिस करते हैं कि आंखें खोल के हम मेडिटेशन करें, ताकि हमारे नेचुरल लाइफ में भी हायर कॉन्शियसनेस की स्टेज हम मेंटेन कर सकें। नहीं तो आंखें बंद करके बैठो, बहुत अच्छे अनुभव होते, आंखें खोलो तो फिर तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती। परंतु आंखें खोल करके मेडिटेशन करना हम यदि सीखते हैं, तो फिर वो हायर कॉन्शियसनेस जब हम चलते फिरते कुछ भी और काम करते भी वो हम मेंटेन कर सकते। शांति में बैठे, अंदर की यात्रा करते और अंदर हम झांक के देखते
और देखते हैं कि इस वातावरण में जो पहले अनेक संकल्प चल रहे थे, अब संकल्प कुछ धीरे से चल रहे हैं और संकल्पों को देखकर एक संकल्प पर हम ध्यान करते कि मैं हूं शांत स्वरूप, मैं हूं आत्मा, ज्योति बिंदु, प्रकृति के बीच में चमकता हुआ तारा। और अब मुझ आत्मा का ध्यान है अपने शांत स्वरूप स्थिति का। जैसे ही मैं शांति पर विचार करती हूँ, आत्मा को वो शांति का अनुभव होने लगता। संकल्प शांति से चल रहे हैं और संकल्प एक फोकस से, एक कॉन्सेंट्रेटेड कैपेसिटी से चल रहे हैं। और इस शांति की स्थिति में परमात्मा के किरणें सहज ही आत्मा तक पहुंच रही। परमात्मा ज्योति स्वरूप निराकार शांति का सागर, और उस द्वारा शांति की किरणें मुझ आत्मा तक पहुंच रही है। अंतरिक्ष शांति और परमात्मा के द्वारा प्राप्त की हुई शांति और आत्मा सचमुच ये महसूस करती कि शांति मेरा स्वधर्म है। आदि में मैं आत्मा शांत स्वरूप थी और अब मुझे फिर से शांत स्वरूप बनना है। शांति के सागर की लहरें न केवल मुझ आत्मा तक पहुंचती, परंतु इस कमरे के अंदर शांति की शक्ति फैलते फैलते सारे विश्व में पहुंच जाती। मानव बुद्धि का परिवर्तन तो जो भी इस संसार में प्राणी है, तत्व है, शांति का सागर सबको शांति से भरपूर करते।
इस शांतमय स्थिति को मैं अपने साथ यहाँ इस साकार दुनिया में ले आती और यही संकल्प रखती कि शांति मेरे अंदर है, मेरे गले का हार है। मुझे कैसे भी इस शांति की स्थिति को अपने पास में रखना है। कार्य व्यवहार करते भी शांति की स्थिति मेरे साथ रहे। ओम शांति।